हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगत तंत्र के चैप्टर नंबर 1। वो क्या है? अगत तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। चलिए, सबसे पहले अगत तंत्र की परिभाषा में हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद का 8 अष्टांग है। सबसे पहले ये देखिएगा, काय बालग्रह और उद्वांग शल्य दंष्टा जुरा प्रेशान अष्टावंगानी तस्याहुष चिकित्सा येषु संश्रिता। ये श्लोक मैंने अष्टांग हृदय से याद किया था। ठीक है, अष्टांग हृदय में ये वाला श्लोक फर्स्ट ईयर में मैंने याद किया था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगत तंत्र की परिभाषा याद करना ये ज़रूरी है एमसीक्यू के लिए, वाइवा के लिए। अगत तंत्रम नाम सर्प, कीट, मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। यानी अगत तंत्र का वह अंग अगत तंत्र आयुर्वेद का वह अंग है जिसमें सर्प, कीट, मूषक, वृश्चिक आदि जंतुओं के दंश यानी बाइट्स के लक्षण, स्थावर एवं जांगम विष के लक्षण तथा विविध विषों के प्रभाव को शांत करने के उपाय एवं औषध योगों का संगोपांग वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जिसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है और उनको शांत करना यानी उनकी चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइजन इंक्लूडिंग देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, psychological actions, toxicokinetics, lethal dose, detection, diagnosis and management of toxic effects। क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी ऑफ पॉइजन होगा जिसमें उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि वो विष है, उसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस, क्या वो एक्शन करता है बॉडी पर, उसका टॉक्सिकोकाइनेटिक्स क्या है, एडीएमई पढ़ेंगे, लीथल डोज कितनी है उसकी, डिटेक्शन कैसे होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। Clinical toxicology is a specialized branch of medicine that focuses specifically on the diagnosis, management, prevention and treatment of poison, toxic exposures, drug overdose, venom bite stings and adverse chemical effect in human beings। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद कर लीजिएगा। स्कोप ऑफ अगत तंत्र: दूषित विष में, गर्भ विष में, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में जो कि आप पढ़ते हो, कॉस्मेटिक्स में याद हो जाएगा, सर्प, कीट, वृश्चिक दंश प्रबंध में, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इससे आना क्वेश्चन लगभग इम्पॉसिबल है। डेफिनेशन ऑफ विष, पॉइजन। अब हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ विष, पॉइजन, सिनोनियम, विष, गुण, कंपैरिजन, विष की गति, क्लासिफिकेशन एंड अधिष्ठान। तो सबसे पहले विष की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो श्लोक आप मेरे नोट से कभी याद नहीं करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे, जो मैं बताऊंगी वो याद करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको याद करना है तो आप बुक से देख के करेंगे, ठीक है। हिंदी आप मेरे नोट से करिएगा। जो पदार्थ समस्त संसार या शरीर में विषाद उत्पन्न करे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज, जो शरीर में विषाद उत्पन्न करे, दैट इज नोन एज विष, उसे विष कहते हैं। व्युत्पत्ति याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि संस्कृत में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉइजन की बात करें तो अ पॉइजन इज एनी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू और एब्जॉर्ब बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और brought into contact with any part thereof produce ill health, disease, organ dysfunction or death through its local or systemic chemical, biological, biochemical action। समझते हो गए? नहीं समझते? इन्होंने एक डेफिनेशन में इतनी सारी चीज़ों को कहा है और पूरा वो पॉइजन है। तो इन्होंने कहा है कि पॉइजन सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है जो जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर एब्जॉर्ब होता है या फिर उसके कांटेक्ट में आता है विद एनी पार्ट, उसके पार्ट के, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इल हेल्थ, बीमार आपको कर देता है, डिसीज़ यानी आपकी तबीयत ख़राब कर देता है, आपके डिसीज़ कॉज करता है या ऑर्गन का डिसफंक्शन करता है या डेथ करता है थ्रू इट्स लोकल इफेक्ट, चाहे वो लोकल इफेक्ट की वजह से हो या फिर सिस्टमिक केमिकल या बायोकेमिकल एक्शन की वजह से हो, तो उसे क्या कहा जाता है? पॉइजन कहा जाता है।
आ गया समझ में? और इसे एज इट इज़ आप लर्न कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं इस पर मार्क लगा दी मैं, तो इसे आप एक बार पढ़ लेना। सिनोनियम्स ऑफ फिश एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है बस। गरल कहते हैं जो गाल कंठ में अवरोध या दाह उत्पन्न करे। ठीक है। श्वेड क्या होता है? जो तीक्ष्ण आवाज़ या भयानक प्रभाव उत्पन्न करे। ये आप सप्तकंचुक दोष में भी पढ़ोगे, तो इसे भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, जो चीज़ हमें बार बार पढ़नी है उसे हम अच्छे से याद करेंगे। फिर आता है कालकूट। काल यानी मृत्यु के समय भयानक विष, मृत्यु के समान। ठीक है, तो कालकूट का क्या मतलब है? मृत्यु के समान भयानक विष, यानी वो विष ऐसा है कि जिसे खाने से मृत्यु हो जाती है। उग्र का मतलब है, उग्र का तो पता ही है कि तीक्ष्ण गुण। ठीक है, इसे तीव्र कष्ट दे, जो उसका तीक्ष्ण गुण है उसे वो बहुत ज़्यादा कष्ट देता है हमें। महाविष अत्यंत प्राणघातक विष, यानी जो बहुत ज़्यादा प्राणघातक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं थी लेकिन ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने विष के 10 गुण माने, संख्या 10 मानी है, लेकिन आचार्य शार्ंगधर ने 11 मानी है। इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पीजी के लिए तो तैयारी कर नहीं रहे। विष अपने इन गुणों के कारण ही शरीर में अति शीघ्र विनाशकारी प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विष के गुण क्या हैं। देखो आप एक के याद कर लो, मैं कहती हूँ कि आप आचार्य चरक वाले याद कर लो। ठीक है, इसी पे मैं ध्यान दूंगी। तो सबसे पहले आता है लघु। लघु, चावल खा लिया तो इतना कफ बन रहा है मेरे गले में, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो लघु हो गया, लघु हो गया। पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं। तो ट्रिक मैं यहाँ लिख दूँ, UTLRS अकेडमी है वहाँ। समझते हो कि नहीं समझते? यू है ये, ठीक है। कभी देखो ये ट्रिक बनाई थी हमने, तो ये है UTLRS अकेडमी, वहाँ पर है। समझते हो? तो ये विष के गुण है। यू से आ जाएगा उष्ण और तीक्ष्ण, दिख रहा होगा। उष्ण और तीक्ष्ण कहाँ है? उष्ण है और तीक्ष्ण है। ठीक है, उष्ण तीक्ष्ण। LRS तो लघु, रूक्ष और सूक्ष्म। समझ आया? UTLRS अकेडमी से यानी 2 A आएंगे। देखो अकेडमी पे मैंने 2 लिखा हुआ है, तो A से आ जाएगा एक तो आशु और एक से आ जाएगा अनिर्देशीय रस या अव्यक्त रस, तो 2 A हो गए। फिर आता है V3, है ना, वहाँ तो व्यवाई, विकासी और विशद, तो ये 3 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये क्या है? LRAV, ये तीनों V तो साथ साथ ही है। ठीक है, SUT और A, तो अब आप याद कर लोगे ना नोट से देख के। UTLRS अकेडमी, अकेडमी में क्या है? 2 बार अकेडमी है, वहाँ 3 बार है, तो A2V3 इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। लो मैं लिख देती हूँ, A2V3 से याद कर लो, या फिर UTLRS अकेडमी, क्योंकि LRS हमारे यहाँ पर एक स्कूल का नाम था, मेरे यहाँ पर नहीं। असल में मैं उन बच्चों से मिली थी तो उनका स्कूल का नाम LRS था, तो उसी से हमने फिर ट्रिक बना ली। ठीक है, जिस चीज़ से हमें कोई ट्रिक हम ऐसे ही तो बनाते हैं ना, कि जो चीज़ हमें पता है, जिससे हम वाकिफ़ हैं, तो उसी से हम ट्रिक्स बना लेते हैं। तो UTLRS अकेडमी है वहाँ। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, ये भी है इस चैप्टर में, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ओज शरीर का परम सार भाग है, जो जीवन एवं प्रतिरोधक क्षमता का आधार है। मध्य और विष दोनों के गुण ओज के सर्वथा यानी हमेशा ही विपरीत होते हैं, इसलिए ओज का नाश करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं इसे हाईलाइट करना चाहूँगी। आप भी इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है? आप ये नोट्स मेरे पढ़ाने के बाद भी डाउनलोड करके पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओज के गुण हमने पढ़ा है, UTLRS अकेडमी नहीं, विष के गुण पढ़े हैं, UTLRS अकेडमी वहाँ पर है। तो अब इसे उल्टा कर देंगे। देखो
अब उल्टा कैसे करोगे, इधर से शुरू करते हैं। मध्य और लघु का गुरु, उष्ण का शीत, तीक्ष्ण का मृदु, रूक्ष का स्निग्ध, सूक्ष्म का बहल, अम्ल रस। देखो इसमें कैसा, देखो सुनो फिर वही बात, संधान कल्पना आ गई है यहाँ पे। तो मध्य कैसा होता है, अम्ल होता है या अव्यक्त होता है। अव्यक्त नहीं मानते, मोस्टली अम्ल मानते हैं, तो मैं अम्ल को हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, अम्ल रस होता है किसका, मध्य का, और इसका अव्यक्त होता है, इसका मधुर होता है। समझ आया, ये यहाँ पर तीनों में डिफरेंस है, तो ये चीज़ मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है। यही एक चीज़ है जो इन तीनों में अलग है, वरना ये दोनों एकदम भाई भाई हैं, और ये तो इनका उल्टा है। तो समझते हो क्या, नहीं समझते। सूक्ष्म, बहल, अम्ल, मधुर, और इसका अव्यक्त रस है व्यवायी स्थिर, विकासी प्रसन्न, विशद पिच्छल, आशु मंद। तो ये हो गए आपके 10। तो समझते हो या नहीं। पहले आपने क्या याद करा, UTLRS अकेडमी है, वहाँ विष के गुण याद कर दिए। फिर उसके बाद इसे मध्य पे आना है, तो मध्य में बस अव्यक्त रस की जगह अम्ल रस करना है, और इसे अगर ओज पे आना है, ओज के गुण आपको बताने, तो इसका उल्टा कर देना है कि लघु का गुरु, इसका ये हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रभाव क्या है शरीर में, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं विष की गति की। MCQ में आपसे पूछ सकता है, तो जो चीज़ जहाँ जैसे पूछी जाएगी मैं आपको लिख दूंगी, लेकिन आप, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है इसलिए मैंने बोला है कि MCQ में शॉर्ट में आना, ये किसी और के साथ जुड़ के आ सकता है। ठीक है, कि विष की गति बताते हुए ओज और विष के गुण में डिफरेंस बताओ, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपको इतना अगर पता चल जाएगा जितना नोट्स में, तो आप लिख के आ जाओगे, कॉपी खाली बच ही नहीं सकती। शास्त्र अनुसार विष की गति 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमारी बुक में 2 प्रकार की है, तो इसलिए हम तिर्यक वाले को टाटा कर देंगे। ठीक है, तो ऊर्ध्व गति और अधोगति। ऊर्ध्व गति वो होती है जो कफ बहुल्य होने पर विष ऊर्ध्व दिशा की ओर गति करता है, जैसे वमन, लालास्राव, मुखफेन आदि। जांगम विष सामान्यतः ऊर्ध्व आगामी होता है। बस ये आपसे MCQ में पूछेगा कि कौन सा विष होता है, जांगम या स्थावर। तो जांगम विष कैसा होता है, ऊर्ध्व गति वाला होता है। और अधोगति वाला कौन सा होता है, वात एवं पित्त बहुल्य होने पर विष नीचे की ओर गति करता है, जैसे अतिसार, विबंध और प्रवाहिका। ठीक है, अब इसे कैसे याद करोगे, देखो कफ का स्थान ऊपर का होता है इसलिए ऊपर की दिशा में वो मूव कर रहा है। वात और पित्त का स्थान आमाशय और नीचे की तरफ होता है, तो इसलिए वो नीचे की ओर गति करता है। और इसमें क्या एग्जाम्पल है, स्थावर विष मोस्टली क्या होता है, अधोगामी होता है। ये चीज़ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में यही पूछेगा, ऊर्ध्व गति किसकी होती है, जांगम की। तो इसके लिए हम अगर ट्रिक लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, U ऊर्ध्व गति होती है जांगम की, ऊर्ध्व जांगम, अधो उजस। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो अगर आपको इससे करना है तो, है ना। तो ऊर्ध्व गति होती है जांगम की, अधोगति होती है स्थावर की। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विष एंड पॉइजन। तो उत्पत्ति भेद से अकृत्रिम और कृत्रिम। अकृत्रिम मतलब जो नेचुरल है, नेचुरल हो सकता है या तो वो स्थावर या जांगम, यानी वो एनिमल ओरिजिन या प्लांट ओरिजिन वाले। तो वेजिटेबल, मिनरल क्या हो सकता है, वृक्ष, लता, कंद और धातु। समझते हो कि नहीं समझते। जांगम क्या हो जाएगा, सर्प, वृश्चिक विष, कीट विष, अलर्क विष। समझ आ गया। कृत्रिम विष गर्भ विष और दूषी विष होता है, अयोग्य अविषैले द्रव्य को संयोग से जो उत्पन्न होता है। और दूषी विष क्या है, जीर्ण और मंद विष जो शरीर में सुप्त रहता है, जो शरीर में पड़ा रहता है और जो सुटेबल कंडीशन उसे मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो क्या कर जाता है, वापस से उसका प्रकोप हो जाता है। गर्भ विष और दूषी विष की वीडियो हमारे चैनल पर फुल चैप्टर वाली अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हो। प्रभाव भेद से तीक्ष्ण विष, मंद विष और दूषी विष होता है। आश्रय भेद से स्थावर और जांगम होता है। तो आपको समझ आ गया, अकृत्रिम, कृत्रिम, प्रभाव भेद से और आश्रय भेद से। ठीक है, ये उत्पत्ति भेद से थे दोनों। समझ आ गया, इतना ही आपको याद करना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन, इससे है ना बड़ा मुश्किल है। मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इससे क्वेश्चन MCQ आ चुका है और आ भी सकता है। समझते हो कि नहीं समझते, आ चुका है और आ भी सकता है, और इससे आप SAQ भी आ सकता है।
समझते हो? तो कोरोसिव क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एल्कली और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? H2SO4, HNO3, HCl, जो कि आपके सिलेबस में पूरे डिटेल में है, जो कि मैंने कृत्रिम विष में जो मेरे चैनल पर वीडियो है उसमें सारे बताए हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH, KOH, NH4OH। इरिटेंट्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल। इनऑर्गेनिक क्या होता है? मेटालिक, जैसे आर्सेनिक, लेड, मरकरी। नॉन मेटालिक PCl यानी फॉस्फोरस, क्लोरीन। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, रेसिनस, क्रोटॉन। ठीक है। एनिमल में स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स होता है। मैकेनिकल पाउडर, ग्लास, डायमंड डस्ट, ये सब हमने आपको बताया। न्यूरोटिक CNS टॉक्सिन्स क्या होते हैं? ओपियम, अल्कोहल, सेडेटिव्स। स्पाइनल वाले नक्स वोमिका। और इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सब आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। कार्डिक वाले सब आप पढ़ोगे। एस्फिक्सिएंट याद कर लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड से इंपॉर्टेंट है। समझ आया? इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता देती हूँ, ये ठीक है। बाकी ये वाला तो आप पूरा पढ़ोगे ही, ठीक है, पूरा चैप्टर ही है इसका। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों स्थावर और जांगम विष के अधिष्ठान की। ठीक है, ये हो गया स्थावर विष का। और स्थावर विष और जांगम विष का अधिष्ठान कहाँ पर है? हाँ, जांगम विष के इधर है ना। ओके ओके। तो देखो मैंने इसका कैसे याद किया था, इसकी ट्रिक सुन लो आप। मैंने इसकी ट्रिक याद की थी। फल मूल का सार है, मैं टिक करती जाऊंगी। फल का है, फल मूल का सार है, फल मूल का सार है। पुष्प कंद तैयार है। पत्र त्वचा चमकाए, पत्र त्वचा चमकाए। शर्करा धान्य खिलाए। शर्करा का है इसमें, शर्करा नहीं है, धान्य, ये धान्य और खिलाए। तो ये आसव योनि याद करने की ट्रिक थी कि फल मूल का सार है, पुष्पकंद तैयार है, पत्र त्वचा चमकाए, शर्करा धान्य खिलाए। तो ये मैंने ट्रिक याद की थी आसव योनि याद करने की। तो इसी आसव की योनियाँ जो होती हैं और जो ये अधिष्ठान है, तो ये बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि फल मूल का सार है, फल मूल का सार है। पुष्प कंद तैयार है। पत्र त्वचा चमकाए। ठीक है। शर्करा धान्य खिलाए नहीं है, धान्य है शर्करा। ये दोनों हमने नहीं पढ़े, तो इन दोनों को याद कर लेंगे। इन्हें मैं रेड पेन से कर दूं। कौन सा है? क्षीर और निर्यास। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि फल मूल का सार है, पुष्पकंद तैयार है, पत्र त्वचा चमकाए। जो मैंने याद किया था शर्करा धान्य खिलाए, तो आप कह सकते हो कि निर्यास धान्य और क्षीर खिलाता है। ठीक है, निर्यास धान्य और क्षीर खिलाता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैं लिख दूँ क्या? मैं लिख देती हूँ, है ना, मुझे भी संतुष्टि नहीं हो रही कि आपको समझ आया है। तो फल मूल का सार है। अच्छा, मैं आपको रिटर्न फॉर्म में PDF में अटैच कर दूँगी। ठीक है, अब मुझे लिखने में भी फिर टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बाद में लिख के बता दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका उदाहरण क्या है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। बाकी जब आप सारे विष पढ़ोगे वो आपको पता चल जाएगा। फिर जांगम के 16 अधिष्ठान क्या होता है? दृष्टि, निश्वास। इसके मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, जो ट्रिक थी वो मैंने याद करके अब भुला दिया, क्योंकि ये मुझे भी खुद याद नहीं होते थे। तो मैंने इन्हें इतना रटा, पूरे साल रटा है, लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठती मुझे याद ही नहीं रहता, कुछ ना कुछ वो मैं भूल ही जाती थी। तो इसके लिए आप अपने आप से कोई ट्रिक बना लेना। दृष्टि, निश्वास, दंत, नख, मूत्र, पुरी, शुक्र। देखो इन तीनों का पेयर में बना के याद किया था मैंने। मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे याद किया था। देखो जैसे जिसका भी पेयर बन रहा है, जैसे नख और दंत, इन दोनों का पेयर बनता है हार्ड वाला। और ठीक है, शुक्र और आर्तव का हो जाएगा। ठीक है, लार स्राव हो जाएगा। तुंड, पित्त, शव, शूक, मुख, अस्थि, अंड। ठीक है, बस ये हो गए सारे। तो आप इस तरह से इन्हें याद कर सकते हो। मेरे से तो ये याद होते नहीं थे, तो इसकी ट्रिक मेरे पास नहीं है।
डिफरेंस बिटवीन पॉइजन, वेनॉम एंड टॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए पॉइजन क्या होता है, वेनॉम क्या है, टॉक्सिन क्या है। परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। एनी सब्सटेंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दैट कॉज हार्मफुल इफेक्ट व्हेन एब्जॉर्ब, इंजेस्टेड और इनहेल। तो वो केमिकल सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसा ही हो, लेकिन वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है जब वो एब्जॉर्ब किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है या फिर इनहेल उसे सूंघा जाता है। वेनॉम क्या होता है, ये स्पेशली एनिमल वाला है। ठीक है, a special toxin secret produced by an animal delivered via specific apparatus जैसे फैंग्स, दांत, जो कि हमने 16 अधिष्ठान पढ़े हैं। टॉक्सिन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोड्यूस्ड टॉक्सिन, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स जनरेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स। समझ आ गया। इसके बाद इसका प्रवेश मार्ग क्या हो सकता है, इंजेशन, इनहेलेशन, डर्मल एब्जॉर्प्शन, कांटेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या होता है, इसे तो मोस्टली काटना पड़ता है। ठीक है, बाइट से, स्टिंग से, स्पाइन से। समझ आ गया। इसमें टॉक्सिन का क्या होता है, इंजेशन, इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन, इन्फेक्शन, तो ये इन सारी चीज़ों से ये भी हो सकता है, पॉइजन की तरह है काफ़ी। ओरिजिन एंड सोर्स क्या है इसका, केमिकल, सिंथेटिक, मिनरल, नेचुरल, प्लांट, इंडस्ट्रियल, अला बला सब। बाकी ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ग्लैंड्स ऑफ एनिमल्स, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एनिमल्स में ही एक्सक्लूसिवली मिलती है। सिंथेसाइज बाय बायोलॉजिकल सेल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल प्लांट, ये आपको पता ही है। फिर बात करते हैं इनका केमिकल नेचर। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हैवी मेटल, सिंथेटिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। ये चीज़ याद मत करो, इसमें कंफ्यूज हो गए। एंटीडोट रेस्पॉन्स, केमिकल एंटीडोट्स इसमें होते हैं, चिलेटिंग, ये याद कर लेना। ईडीटी और बाल इसमें होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक एंटीडोट होता है मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, जैसे टिटनेस का हो गया, एक एक याद कर लेंगे हम, ज़्यादा नहीं। उदाहरण इसका क्या है, आर्सेनिक, ये तो आपको पता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये कोबरा ने काट लिया, वाइपर ने काट लिया, स्कॉर्पियन ने काट लिया, इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम वाला हो जाएगा, और रिसिन, डिप्थीरिया, बस इतना हो गया, काफ़ी है। इसके बाद रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो ये आप रसशास्त्र का टॉपिक है ना, रस में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर भी सुन लो, वहाँ तो औषध का मार्ग है। बाकी यहाँ पर देखते हैं, पान, आहार मार्ग, अन्न, पान, मोदक, मद्य आदि के द्वारा, नस्य, धूम, विषैला, धूम, नस्य, गंध के द्वारा, अभ्यंग, किसी ने विषैला तेल हो गया, आलेप, विषैला कर दिया, प्रदेव, वस्त्र पे विष लगा दिया, आभूषण द्वारा, अंजन मार्ग, किसी ने अंजन में ही विष मिला दिया तो वो आँखों के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएगा। दंश, सर्प, कीट, नख, किसी ने उसके बिस्तर पे सांप को बिठा दिया तो वो काटेगा ही। फिर वस्तिगुद मार्ग में विषैले वस्ती द्रव्य का प्रयोग करना। तो मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि ये रसशास्त्र का पार्ट है, लेकिन जो टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट है वो ये है और यही इंपॉर्टेंट है। जीआई रूट क्या होता है, जब आप उसे खा लेते हो, इंजेस्ट कर लेते हो, तो मोस्ट कॉमन रूट यही माना जाता है, एब्जॉर्ब थ्रू स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, फास्ट ऑनसेट इफ एम्प्टी स्टोमक, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे, अगर पेट खाली होगा तो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा। इनहेलेशन किसका होता है, COHCN में वेपर्स, एरोसोल्स, डायरेक्ट एंट्री इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक्सट्रीमली रैपिड ऑनसेट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि बहुत जल्दी इसका इफेक्ट दिखता है। पर एंट्रल क्या होता है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, एंड किसी ने काट लिया, डायरेक्ट ब्लड एंट्री। इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है IV की। ठीक है, IV का क्या होता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी। समझ आया, ये MCQ में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डर्मल, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, फिनॉल्स, एंड ये दोनों चीज़ें क्या होते हैं, स्किन के थ्रू। म्यूकस मेम्ब्रेन, सबलिंगुअल, ऑक्यूलर, रेक्टल, वजाइनल, म्यूकोसा एब्सॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये था मॉडर्न का क्लासिफिकेशन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ विश एंड पॉइजन, तो जो मैंने आपको विश के 10 गुण बताए थे, तो वो यहाँ पर उनका डिटेल में है, तो आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा, कोई इतना भारी नहीं है ये। और मॉडर्न का ये नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा, बहुत मुश्किल है कि वो पूछे। देखो, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन में होगा कहाँ पर, होगा
सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो जाएगा, फिर उस पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है ठीक है। इससे पहले आप मेरी द्रव्य गुण की वीडियो देख लेना, सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है, द्रव्य गुण में मैंने जनरल फार्माकोलॉजी के नाम से वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हो, जिससे आपका द्रव्य गुण तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बाकी ये तो फिर आप तुच्छा काम रह जाएगा, ये तो आप कर ही दोगे। फैक्टर मॉडिफाई द एक्शन ऑफ पॉइजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई करते हैं, यानी विष का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति में एक समान नहीं होता है। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइजन रिलेटेड फैक्टर की पॉइजन की मात्रा कितनी है, उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है, क्योंकि गैस वाला ज़्यादा जल्दी काम करता है। रासायनिक केमिकल फॉर्म कैसी है उसकी, जैसे इन्होंने बोला कि soluble salts, for example arsenic trioxide is highly toxic compared to insoluble elemental metals। ठीक है, देखो मेटेलिक मरकरी इज़ नॉन टॉक्सिक ओरली बट मरकरी वेपर इज लीथल, यानी आपको जो मरकरी है वो तो अगर आपने उसे खा लिया तो वो इतना टॉक्सिक नहीं होगी, लेकिन उसके वेपर्स लीथल है, मतलब मार ही देंगे। एकाकी एवं एकाकी संयुक्त क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल और फैट एनहांस एब्जॉर्प्शन। अगर आपने विष को अल्कोहल के साथ या फैट के साथ दिया है तो वो क्या कर देता है, जो इसका पोटेंसी है वो उसे बढ़ा देता है। ठीक है, अब केमिकल न्यूट्रलाइजेशन जैसे एसिड और एल्कली, इससे क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। रूट इंट्रावेनस, वही बात है, ये रूट याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंट्रावेनस घातक है, उसके बाद इनहेलेशन, फिर इंट्रामस्कुलर, फिर सबक्यूटेनियस, फिर ओरल, फिर डर्मल क्योंकि सबसे स्लो। डायरेक्ट एंट्री इनटू सर्कुलेशन अवॉइड फर्स्ट पास लीवर मेटाबॉलिज्म। क्यों है, क्योंकि जब इंट्रावेनस आप देते हो तो फर्स्ट जो लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसे क्या कर जाता है, बाईपास कर देता है, तो फिर वो डायरेक्ट ब्लड में आ रहा है तो उसकी वजह से वो एकदम काम करता है। अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, एज में इन्फेंट और एल्डर्स जो बूढ़े और बच्चे होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनकी, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है। प्रकृति वाले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बाकी मैं आपको आगे चैप्टर में भी बताऊंगी कि प्रकृति वाले ज़्यादा जल्दी उन्हें विष का प्रभाव होता है। आमाशय स्थिति, एम्प्टी स्टमक है तो जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। साथ में जिसमें रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देखो जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, वो विष कन्या जो होती है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें विष का सेवन कराया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एडेप्ट हो जाता है कि अब उन्हें उनकी टॉलरेंस एक डेवलप हो गई है कि आप उन्हें 10 mg तक की मात्रा दोगे तो वो टॉलरेट कर जाएंगे, और एक आम इंसान को आप 5 mg भी दोगे तो वैसे भी लुढ़क जाएगा, तो इट्स कॉल्ड टॉलरेंस। देश एवं काल, जंगल देश और ग्रीष्म शरद ऋतु, इंटेंसिफाई प्रतिक्रिया मैं आगे आपको बताऊंगी। व्याधि क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग, हाँ देखो अगर आपको कोई व्याधि है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग आपकी किडनियाँ वैसे ही ख़राब है, आपको विष दे दिया तो फिर और वो तो बेड़ा गर्क कर देंगी। समझ आया कि नहीं आया, चलिए आगे। विषवर्धक भाव जो मैं आपको बता रही थी कि मैं आगे बताऊंगी वो यही बात है, जो आहार विहार ऋतु तथा शारीरिक अवस्था जो शरीर में प्रविष्ट विष की उग्रता तथा मारकता को कई गुना बढ़ा देती है उसे विषवर्धक भाव कहते हैं। अब वो क्या है, आहार में मध्य जो कि अभी मैंने बताया था, मध्य, तिल, कुलथ, कटु, अम्ल, लवण, यानी पित्त वाले यानी जो पित्त को बढ़ाते हैं, उष्ण, तीक्ष्ण और अजीर्ण अशन। ठीक है, तो ये सारे वो भाव हैं जो कि विष को बढ़ा देते हैं, विष के प्रभाव को। विहार क्या होता है, धूप में रहना, व्यायाम, क्रोध, भय, श्रम, मैथुन करना, ये सब भी क्या करता है, विषवर्धक भाव है, विष के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। ऋतुजन्य में ग्रीष्म ऋतु, देखो गर्मी वाले फैक्टर विष को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु क्योंकि इसमें पित्त का प्रकोप होता है, एवं बादल वाले दिन। ठीक है, शारीरिक अवस्था, भूख, तृष्णा, क्षीणता और गर्भवती अवस्था, पित्त प्रकृति, इन सब में क्या होता है, ज़्यादा असर दिखता है। जिन्हें भूख लगी है, जिन्हें प्यास लगी है, जो क्षीण है, जिनका बल क्षीण है, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, जो गर्भवती है, जो पित्त प्रकृति वाले हैं, इन सब में जो विष है वो ज़्यादा असर करता है क्योंकि उनके में टॉलरेंस कम है। ठीक है, इम्यूनिटी उनकी कम है, तो इसीलिए।
आपको जब भूख लग गया तो बॉडी में एनर्जी नहीं है तो वो कैसे उसको अपने बॉडी बचाव करेगी विष से, ठीक है। विष संकट क्या होता है? जब विष की उग्रता बढ़ने वाले कई अनुकूल घटक एक साथ ही एक समय पर मिल जाते हैं तो उसे विष संकट कहा जाता है, ठीक है। ये अत्यंत मारक, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अत्यंत मारक एवं आपातकालीन इमरजेंसी की स्थिति है। वो क्या है? विष का काल। देखो विष, ये सारी चीज़ अगर एक साथ मिल जाती हैं तो अब वो क्या है? विष का काल शरद या ग्रीष्म ऋतु हो, विष की प्रकृति किसी इंसान की पित्त प्रकृति हो, उसका जो ऋतु चल रहा हो ग्रीष्म ऋतु चल रहा हो, उसने खाना क्या खाया हो ये सब उसने सेवन किया हो, विष अवस्था वेग का 5वां 6वां या 7वां वेग हो, तो वो क्या है? निश्चित ही वो मर जाएगा। यानी ऐसी जो अवस्था है वो इमरजेंसी वाली है, इसे जल्दी ही चिकित्सा उसकी करनी चाहिए वरना तो डेथ। नैदानिक महत्व क्या है? विष संकट की अवस्था में रोगी साध्यता अत्यंत कष्ट साध्य या असाध्य हो जाती है। ऐसे समय में अविलंब यानी कि बिना देर किए अति उग्र विषग्न यानी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण विषग्न चिकित्सा की आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं विष वेग, वेगांतर, स्थावर विष वेग अनुसार लक्षण एंड चिकित्सा। कॉन्सेप्ट ऑफ विष वेग एंड वेगांतर। विष वेग क्या होता है? जब विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होकर उस धातु को दूषित करता है और विशिष्ट लक्षण को उत्पन्न करता है तो उस अवस्था या चरण को विष वेग कहते हैं। देखो 7 धातु हैं, जब पहले वो रस को दूषित करके जब वो रक्त में जाएगा तो वो रक्त वाले लक्षण उत्पन्न करेगा और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? विष का वेग कहा जाता है। वेगांतर 2 विषों के बीच का संधि काल यानी 2 विष वेगों के बीच का जितना भी समय होता है वो क्या कहा जाता है? वेगांतर। इस काल में विष एक धातु से निकलकर अगली धातु में संक्रमण की स्थिति में होता है। वेगांतर की संख्या एक बार MCQ के लिए याद कर लेंगे कि मनुष्य के लिए 7 होती है तथा पशु पक्षियों में कम माने गए हैं, पशुओं में 4, पक्षियों में 3। स्थावर विष वेग अनुसार लक्षण एंड चिकित्सा। इसके लिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, इसके लिए मेरे चैनल पर एक अलग वीडियो, पता नहीं मैंने वो डिलीट तो नहीं कर दी, वो मैंने डिलीट कर दिया बच्चों, सो सैड। चलो कोई बात नहीं है। एक तो प्रथम वेग में क्या होता है? रस धातु, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सर्व शरीर, ठीक है। ये मेरी इससे याद मत करो, ठीक है, या आप बुक से देख लेना। ये चीज़ मैं या तो इसके लिए मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी इसके लिए ही पूरा कि विष का वेग अनुसार, क्योंकि मैंने ट्रिक से याद किया था तो मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। ये चीज़ याद मत करना, आप इससे बुक से याद कर लेना। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ विष की चिकित्सा, चतुर्विंशति उपक्रम आपको पता ही है, ये आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे और जो कि मेरी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर। विषपीत एंड विष मुक्त के लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट। विषपीत लक्षण क्या होता है कि विष का पान कर लेने वाला व्यक्ति में निम्नलिखित तात्कालिक एवं सर्वांगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। विषपीत यानी जिसने विष को इंजेस्ट कर लिया, खा लिया या पी लिया। अब उसके क्या लक्षण होंगे? मुखमंडल श्राव था, मुख और त्वचा का रंग काला हो जाएगा। लालस्राव यानी बहुत ज़्यादा लार टपकती है, अति स्वेद होता है, जृंभा आती है, व्यपेथु हाथ पैर में कंपन होता है, श्वास कष्टता, सांस नहीं आती है, सम्मोह मूर्छा यानी चक्कर आते हैं, बेहोशी होती है, अन्वेष एवं छर्दी, खाने का मन नहीं होता और उल्टी होती है, ठीक है। इसके बाद विष मुक्त के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछेगा। प्रश्न दोष धातु अग्नि, शरीर के 3 दोष सब साम्यावस्था में आ जाते हैं और उसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। प्रसन्न इंद्रिय और मन, स्वाभाविक वर्ण जो कि काला पीला हो जाता है वो अब कैसा हो जाएगा? स्वाभाविक हो जाएगा। क्षुधा और तृष्णा समता, समय से भूख और प्यास लगेगी। मूत्र पुरुष समानता, मल और मूत्र का त्याग बिना बाधा के होने लगेगा। शरीर में लघुता और उत्साह आ जाएगा, ठीक है। ये तो समरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, ये पूरा चैप्टर। इससे क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।